Good afternoon. Today we will discuss about Stokes theorem. आज हम लोग स्टोक्स थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे। स्टोक्स थ्योरम क्या है? अगर बेसिकली एक लाइन में हम बोलना हो तो कह सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन कैसे कन्वर्ट करता है उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा थ्योरम क्या कहते हैं। तो पहले हम थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। थ्योरम बहुत ही छोटी है, कभी कभी ये लेंथी लगने लगती है, लेकिन उसका ये मतलब है कि थ्योरम को आपने सही से देखा नहीं। मतलब आप अगर सही से थ्योरम को रिकॉग्नाइज करेंगे, आप थ्योरम को समझेंगे, तो ये केवल एक स्टेटमेंट मात्र से प्रूव हो जाएगी। स्टेटमेंट आपको याद रखना है और उस स्टेटमेंट में क्या एप्लीकेशन है, कैसे अप्लाई करना है, फिर थ्योरम आपकी प्रूव हो जाएगी। तो सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट आपको, क्योंकि नेमिंग थ्योरम है तो वो नाम से आएंगे। जैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ऐसा आएगा स्टेट एंड प्रूव स्टोक्स थ्योरम, तो आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा और प्रूव भी करना पड़ेगा। स्टेटमेंट और प्रूव बहुत इजी हो सकता है। कोई भी थ्योरम है, अगर आप इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं और उस स्टेटमेंट में क्या अप्लाई करना है, क्या बेसिक है उसका, क्या थ्योरी है, मेन थ्योरी होती है। अगर आप थ्योरी समझ लेते हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाइड मैथमेटिक्स आप जानते हैं ईजी होती है थ्योरेटिकल से, प्योर मैथमेटिक्स थोड़ी टफ होती है। तो प्योर जो होता है उसमें, उसको आप अगर समझ लेते हैं तो आप बड़ी इजीली आप थ्योरम को प्रूफ कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं। स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट आपको बता सकता है कि आप थ्योरम को कैसे समझें। तो थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि लेट एफ बी आ continuously differentiable वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अब जैसे वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, अगर आप वेक्टर पॉइंट फंक्शन नहीं समझते तो पहले आप वेक्टर पॉइंट फंक्शन को समझ लो। पहली बात, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल होना चाहिए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो एफ कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है एंड एस बी एनी ओपन सरफेस बाउंडेड by closed curve C। S कोई ओपन सरफेस है और वो क्लोज्ड कर्व C से बाउंडेड है, देन स्टोक्स थ्योरम स्टेट्स दैट। अब यहां समझ लें, स्टेट मतलब स्टोक्स थ्योरम कहती है कि अगर आप लाइन इंटीग्रल लेंगे अराउंड कर्व सी तो वो इक्वल होगा नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्व एफ ऑन सरफेस एस ओवर सरफेस एस। क्लियर है? मतलब f का अगर आप लाइन इंटीग्रल लेंगे अराउंड कर्व C तो वो इक्वल होगा नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्व f ओवर सरफेस S। मींस द टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल of f around curve C is equal to normal surface integral of
S. That is, it means कि line integral FDR over C is equal to surface integral curl F over S. इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पर ऐसे डबल इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल, कहीं पर सरफेस इंटीग्रल को S लिखते हैं, S मतलब सरफेस इंटीग्रल, तो हम सिंगल इंटीग्रल से भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, और कर्ल को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, कर्ल F डॉट n कैप ds. तो ये है स्टेटमेंट स्टोक्स थ्योरम का। तो एक बार फिर से समझ लें कि F कोई कंटीन्यूअसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा और S कोई ओपन सरफेस होगा जो बाउंडेड है एक क्लोज्ड कर्व C से। तो स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जो टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल होगा F का अराउंड कर्व C, यहां थोड़ा फिगर ड्रॉ करें, मान लें ये कोई S कोई सरफेस है ये, और ये C कर्व से घिरा हुआ है, ये S सरफेस है C से घिरा हुआ है। तो अगर हम C के अराउंड लाइन इंटीग्रल लेंगे F का, तो वो इक्वल होगा इस सरफेस S पर सरफेस इंटीग्रल कर्व F का, मतलब सरफेस इंटीग्रल अगर हमने कर्व F का इस सरफेस पर, तो वो उस लाइन इंटीग्रल के इक्वल होगा। इसको हम प्रूफ करने के लिए इस थ्योरम को हम 3 पार्ट करेंगे। पहले तो हम FDR फाइंड करेंगे, मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ F, फिर कर्ल F निकालेंगे और फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे। यहाँ ग्रीन्स थ्योरम भी यूज की जाएगी। ग्रीन्स थ्योरम आपने पढ़ा होगा, शॉर्ट में हम बता देते हैं कि अगर ऐसा कोई इंटीग्रल हो किसी कर्व के अराउंड, तो उसको सरफेस इंटीग्रल में चेंज करता है ग्रीन थ्योरम, del f2 by del x minus del f1 by del y dx dy। ये ग्रीन्स थ्योरम भी यूज करेंगे हम लोग, वैसे आपने पढ़ा होगा ग्रीन्स थ्योरम। तो अब इसको हम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक बात और समझें कि जो S है वो कोई सरफेस है। तो अगर S कोई सरफेस है तो वो किसी प्लेन में होगा, उस प्लेन को हम XY मान सकते हैं, YZ मान सकते हैं, ZX मान सकते हैं। एक यहाँ खास बात को और भी समझ लें कि अगर मान लें हम प्लेन XY लेते हैं, वो जो ये यूनिट नॉर्मल है इस पे डिपेंड करता है कि हमने अगर प्लेन XY लिया तो ये जो यूनिट नॉर्मल है ये k कैप के बराबर हो जाएगा, क्योंकि x और y के जो यूनिट वेक्टर हैं i कैप और j कैप वो 0 है। अगर हमने ये प्लेन xz ले लिया तो जो यूनिट नॉर्मल है वो j के बराबर हो जाएगा, मतलब n कैप j कैप के बराबर। अगर हमने ये yz प्लेन ले लिया तो ये जो यूनिट नॉर्मल है वो x के बराबर हो जाएगा, मतलब n कैप बराबर i कैप। हमारी बात समझ पा रहे हैं? अगर हम यहाँ पर XY प्लेन लेंगे तो n कैप की जगह हमें k कैप, और अगर XZ प्लेन लेंगे तो n कैप की जगह j कैप, और अगर YZ लेंगे तो हमें रखना पड़ेगा ये। तो अभी हम XY प्लेन ले लेते हैं, मतलब ये जो n है यहाँ पर ये यूनिट नॉर्मल है, किस पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर, किसके, किसी सरफेस के। मतलब अगर हम n लिखें तो यहां लिख सकते हैं where n cap is unit normal। यूनिट नॉर्मल कहां पर है? at any point
इसकी डायरेक्शन अभी जैसे हमने समझा कि अगर प्लेन हम एक्स वाई लेते हैं, मतलब एस अगर हमारा एक्स वाई प्लेन में है, तो आपने राइट हैंडेड स्क्रू का रूल तो पढ़ा होगा। तो राइट हैंडेड स्क्रू अगर घुमाया जाए तो उसकी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होगी उस डायरेक्शन में यूनिट नॉर्मल होगा। मतलब n कैरी द यूनिट नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ s in the direction in which a right-handed screw is rotated. Right-handed screw is rotated in the sense of description of C, जो हमारा कर्व C है उसके सेंस ऑफ रोटेशन, मतलब उसका जो डिस्क्रिप्शन होगा उस सेंस में अगर घुमाया जाएगा राइट हैंडेड स्क्रू तो उसकी जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में n कैप हमारा यूनिट नॉर्मल होगा। तो आइए इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए अब हम सरफेस S को XY प्लेन में मान लेते हैं। प्रूफ जब भी हम इसको प्रूफ करें तो आप याद रखें आपको इसको 3 पार्ट में करना है। कैसे करेंगे? पहला पार्ट क्या होगा? लेट S बी एनी सरफेस इन XY प्लेन। अगर S कोई सरफेस है XY प्लेन में तो उसका Z क्या हो जाएगा? 0। तो dz क्या हो जाएगा? 0। S अगर हमारा प्लेन है XY प्लेन में, ये XY प्लेन है, यहां पर Z क्या है? 0। तो dz क्या हो जाएगा? 0। हाँ, क्योंकि हम जब भी लाइन इंटीग्रल लेंगे तो उसमें dz को 0 रखना पड़ेगा। dz को 0 रखेंगे। अब वेक्टर पॉइंट फंक्शन को हमें सपोज करना है तो लेट f क्या हो जाएगा? f1 i कैप, f2 j कैप, f3 k कैप मान लिया। नाउ क्लोज इंटीग्रल अराउंड कर्व C f b r f1 i कैप, f2 j कैप, f3 k कैप इंटू dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप। अब ये बचेगा f1 dx, f2 dy और क्लोज इंटीग्रल C। क्यों? सिंस dz इज 0, dz 0 तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया 1। पहली इक्वेशन ये हो गई। दूसरे में हम कर्ल फाइंड करेंगे। नाउ कर्ल ऑफ f, तो कर्ल ऑफ f क्या होगा? i कैप, j कैप और k कैप। डेल बाई डेल x, डेल बाई डेल y, डेल बाई डेल z
F1, F2, F3, which is del F3 by del X minus del F1 by del Z I cap minus del F3 by del Y, del F3 by del F2, यहाँ मिस्टेक, del F2 by del Z I cap J कैप क्या हो जाएगा, del F3 और del X माइनस del F1 del Z, J कैप और प्लस K कैप के लिए del F2 del F1 del Y K कैप। अब हम जानते हैं इसको कर्व F को कर्व F into N कैप which is nothing but curl F into K कैप। तो अगर K कैप को इसको हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे कर्ल F को तो I J K वाले तो 0 हो जाएंगे, ये बचेगा। तो क्या आ जाएगा, del F2 by del X माइनस del F1 by del Y K कैप 1 हो जाएगा, K कैप स्क्वायर 1 हो जाएगा। नाउ सरफेस इंटीग्रल अगर इस तरह है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्व F डॉट M ds is surface integral of del F2 over del X, del F1 over del Y, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हम ग्रीन्स थ्योरम को यूज करेंगे जो होती है इसके इक्वल, तो ग्रीन्स थ्योरम लिख लेते हैं। Now by using Green's theorem, surface integral del F2 by del X del F1 by del Y ds भी लिख सकते हैं और dx dy भी लिख सकते हैं इसी को, और ds भी लिख सकते हैं, which is equal to F1 dx F2 dy। इक्वेशन थी, अब इक्वेशन 1 क्या थी, लाइन इंटीग्रल ओवर अराउंड कर्व सी एफ डी एक्स एफ डी आर ये था, और ये इसके इक्वल है, और इक्वेशन 2 से ये किसके इक्वल है, सरफेस इंटीग्रल कर्व एफ के। तो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हमें रिजल्ट ये जाएगा। तो अब हम ये इरेज कर देंगे। सो फ्रॉम equation 1, 2 and 3 we get line integral around C FBR is equals to surface integral curl F
ds, या इसको हम लिखता है ऐसे भी लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल कर्ल f n का ds। तो ये हो जाती है प्रूफ, प्रूफ। तो इस प्रकार हम थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे।